हम हमेशा प्रयास के लिए ही ज़िम्मेदार होते हैं, ना कि परिणाम यानी कि रिज़ल्ट के लिए। देखिए, अपना जो प्रयास है इसको जारी रखिए, परिणाम आपको अवश्य ही पॉज़िटिव मिलेगा, अगर आप सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 8 मार्च के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और देखिए आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर सेलेक्ट किए गए हैं, ये बहुत ही सिलेक्टिव हैं और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कल के वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर बताए जाएंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है जागृति त्रिपुरा शुरू किया है। तो देखिए जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जो आपका ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जागृत त्रिपुरा, तो इसको त्रिपुरा राज्य ने शुरू किया है। देखिए जो आपका ये जागृत त्रिपुरा प्लेटफॉर्म जो आपका है, यहाँ पर जो है आपको केंद्र और राज्य सरकार दोनों की विभिन्न विभागों की कम से कम 102 परियोजनाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये शेयर रखेगा कि जागृत त्रिपुरा डिजिटल प्लेटफॉर्म को अभी हाल ही में त्रिपुरा की सरकार ने राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को जो आपकी त्रिपुरा की जनता है उन तक पहुंच बनाने के लिए जो है इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया है। और देखिए त्रिपुरा राज्य जो आपका है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव और त्रिपुरा के राज्यपाल हैं रमेश बैसी। दूसरा प्रश्न कि हाल ही में किस संगठन ने किसानों के लिए कृषि सखा ऐप लॉन्च किया। तो देखिए कृषि सखा ऐप को लॉन्च किया गया था भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। देखिए जो आपका भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस है, तो इस कंपनी ने भारत में किसानों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने इस नए एप्लीकेशन कृषि सखा को लॉन्च किया था और खेती के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए इस एप्लीकेशन में आपको मार्गदर्शन मिलेगा। इसका नाम क्या है, कृषि सखा। और जो आपकी कंपनी है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, देखिए इसके सीईओ हैं संजीव श्रीनिवासन। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, मुख्यालय इसका मुंबई में स्थित है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि हाल ही में किस व्यक्ति ने एसबीआई कार्ड और भुगतान सेवाओं के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में अपना त्यागपत्र दे दिया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं अश्विनी कुमार तिवारी। और देखिए जो आपकी कंपनी है एसबीआई कार्ड, तो देखिए एसबीआई कार्ड के सीईओ कौन थे, अश्विनी कुमार तिवारी, लेकिन अभी अपना पद छोड़ चुके हैं। और एसबीआई कार्ड का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस समिति ने बड़े भारतीय बैंकों को मजबूत बनाने के लिए इनके विलय की सिफारिश की है। तो देखिए इस समिति का नाम है नरसिम्ह द्वितीय समिति। देखिए जितने भी बैंकों का मर्जर हुआ अभी हाल ही में बड़े बड़े बैंकों का, तो ये नरसिम्ह द्वितीय समिति की सिफारिश पर ही हुआ है। जो आपका नरसिम्ह द्वितीय समिति है, इसकी स्थापना भारतीय वित्तीय प्रणाली की समस्याओं का अध्ययन करने और वित्तीय संस्थान की दक्षता और उत्पादकता में सुधार करने के लिए कुछ सिफारों का सुझाव देने के लिए जो है किया गया था। तो नरसिम्ह द्वितीय समिति के सुझाव के कारण ही जो बड़े भारतीय बैंक हैं इनको मजबूत बनाने के लिए इनके विलय की सिफारिश की गई थी, इसको याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है कि स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है। देखिए स्वीडन के जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है स्टीफन लोफवेन। यहाँ पे इनकी फोटो भी आपको दिख रही है। और इनका नाम इम्पोर्टेंट में क्यों, मतलब इम्पोर्टेंट क्यों है, चर्चा में क्यों आया। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के साथ मिलकर वर्चुअल रूप से इंडिया स्वीडन शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए जो आपका ये वर्चुअल समिट जो आयोजित किया गया था, ये क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान करने और दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने के लिए किया गया था। 2015 के बाद से दोनों नेता यानी कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन हैं, तो इनके बीच में देखिए ये पांचवा बातचीत था यानी कि वार्ता था किसी भी शिखर सम्मेलन में। तो स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है, स्टीफन लोफेन। और पीएम मोदी ने भी हाल ही में इनके साथ में वर्चुअल इंडिया स्वीडन शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, इसको याद रखिएगा। और छठवां प्रश्न आपका है कि हाल ही में साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड में किसे चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया। तो देखिए साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड में द हिंदू ग्रुप को जो है चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया था। देखिए हाल ही में जो आपका द हिंदू ग्रुप है इसने वैन इन्फ्रा यानी कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर्स के साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड में 2 स्वर्ण पदक और 2 सिल्वर मेडल जो है जीते थे, जिसका नाम चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर रखा गया, जो कि अंक तालिका में सबसे अधिक है। तो इस न्यूज़ को थोड़ा सा ऐसे ही याद रखिएगा।
कि साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड में जो आपका द हिंदू ग्रुप है, देखिए द हिंदू के न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो द हिंदू ग्रुप को पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया है। ऐसे बिल्कुल इसी फॉर्मेट में प्रश्न एग्जाम में भी मिलेगा आपको। सातवां, की हाल ही में भारत ने नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी के तहत नेपाल के रूपन्देही जिले में एक नया स्कूल भवन बनाने के लिए नेपाल को कितने मिलियन नेपाली रुपए का अनुदान दिया है? तो देखिए ये अमाउंट आपका है 44.17 मिलियन नेपाली रुपया। देखिए गौरतलब है कि जो भारतीय दूतावास है इसने 2003 से हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम के तहत अब तक नेपाल के सभी 7 प्रांतों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, कनेक्टिविटी, स्वच्छता और अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं के निर्माण के क्षेत्र में कुल 446 परियोजनाओं को पूरा किया है। और इनमें एक और नई परियोजना स्टार्ट होने जा रही है 44.17 मिलियन नेपाली रुपए की। क्या? देखिए नेपाल का जो रूपन्देही जिला है वहाँ पर एक नया स्कूल भवन बनाने का परियोजना, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना आपको। और आठवां प्रश्न है कि फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया भर में 2019 में कितना मिलियन टन भोजन बर्बाद हुआ? देखिए ऐसे आंकड़े जो है एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो याद रखना। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 931 मिलियन टन जो है भोजन पूरी दुनिया में 2019 में जो है बर्बाद हुआ था। और इस फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में ये बताया गया है कि सबसे अधिक भोजन 2019 में जो है घरों में बर्बाद हुआ। लोग बनाते इतना जाते हैं कि खाते काम में फेंकते जाते हैं, ठीक है। तो इस 931 मिलियन टन भोजन में से जो घरों में भोजन का बर्बाद होने का प्रतिशत था 2019 में था 61%, यानी कि 61% जो है इस अमाउंट का घरों में भोजन बर्बाद हुआ 2019 में। और देखिए खाद्य सेवाओं में योगदान रहा 26%, खुदरा क्षेत्र में 13% का योगदान रहा। और एक और आंकड़ा है चौंकाने वाला। देखिए जो आपका ये फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 है इसमें बताया गया है कि भारत में 2019 में जो है घरेलू भोजन बर्बादी प्रति वर्ष 50 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है। यानी कि हम कह सकते हैं इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एक व्यक्ति जो है भारत में पूरे एक साल में 50 किलोग्राम भोजन की बर्बादी करता है, मतलब किया था 2019 में, ठीक है, जो कि प्रति वर्ष कुल 6,87,60,163 टन के बराबर है। तो ये बहुत सारा भोजन हम इंडियंस बर्बाद करते हैं, हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक कहावत है कि उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। कम खाइए लेकिन फेंकिए मत, ठीक है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं फेंकने से बढ़िया है उनको आप प्रोवाइड कर दीजिए, उनका भी पेट भर जाएगा। और देखिए इस फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट में भी बताया गया है कि जो आपका अमेरिका है, ठीक है, तो अमेरिका में घरेलू खाद्य अपशिष्ट प्रति वर्ष 59 किलोग्राम है, जो प्रति वर्ष कितना हो जाता है 1,93,59,951 टन, ठीक है, इसको याद रखेगा। और देखिए इस रिपोर्ट में भी बताया गया कि चीन में घरेलू भोजन की जो बर्बादी है ये 64 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है। अमेरिका में 59 किलोग्राम प्रति व्यक्ति था, भारत में 50 था, ठीक है, यानी भारत में फिर भी हम कम भोजन बर्बाद करते हैं। इससे अधिक तो अमेरिका में होता है और उससे भी ज़्यादा भोजन प्रति व्यक्ति चाइना में बर्बाद करता है। तो 50, 59 और यहाँ पे 64 रेशियो पहुँच गया चीन में। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि चीन में घरेलू भोजन की बर्बादी 64 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है, जो कि एक साल में कितना हो गया आपका, देखिए यहाँ पे लिखा है 9,16,46,213 टन, ठीक है, इतना भोजन बर्बाद करते हैं पूरी दुनिया में। दुनिया के जो 3 प्रमुख देश हैं भारत, चीन और अमेरिका। तो टोटल पूरी दुनिया की बात करें तो 2019 में पूरी दुनिया में 931 मिलियन टन भोजन जो है बर्बाद हुआ। ऐसा किसमें बताया गया है? फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किसने 5 मार्च 2021 को सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीकी का सफल परीक्षण किया? तो देखिए इसका परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। हाल ही में जो आपका DRDO है इसने 5 मार्च 2021 को सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीकी का परीक्षण किया था। और इस सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट का परीक्षण जो है ये उड़ीसा के चांदीपुर में एक एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया था। देख जो आपका सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट है तो ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा विकसित एक मिसाइल प्रणोदन प्रणाली है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट क्या है तो ये जो है DRDO का एक मिसाइल प्रणोदन प्रणाली है। देखिए जो आपका DRDO है इसने इस परियोजना का विकास भविष्य में भारत की लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के प्रणोदन प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है। देखिए प्रणोदक क्या होता है, जैसे कि आप कह सकते हैं जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं,
तो ऐसे रॉकेट में भी कुछ जो है फ्यूल टाइप का होता है, तो जो कि सॉलिड फॉर्मेट में होता है, तो इसी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेट की यहाँ पे बात हो रही है। तो सॉलिड फ्यूल जो है ये क्या करेगा, थोड़ा सा देरी तक जलेगा और अधिक समय तक गति प्रदान करेगा रॉकेट को। तो लंबी दूरी के जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स हैं उनमें जो है इनका यूज़ किया जाएगा। और 10वां प्रश्न है कि सिमलीपाल बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। देखिए ये प्रश्न तो ऐसा ही इसी फॉर्मेट में पूछा गया बहुत बार कि सिमलीपाल बाघ अभयारण्य कहाँ पे स्थित है। देखिए ये उड़ीसा में स्थित है और चर्चा में क्यों था, ये देखिए अभी हाल ही में यहाँ पर आग लग गई थी। आग लगने के कई कारण हैं। देखिए सिमलीपाल बाघ अभयारण्य जो है यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं तो इनका जो पत्तियाँ होती हैं, इनकी पत्तियाँ देखिए अभी पतझड़ का मौसम चल रहा है, पत्तियां सूख सूख के जो है पूरे जंगल में इकट्ठा हो जाती हैं। अगर इनकी सफाई वफाई करते हैं तो कई जगह लोग सफाई कर्मी इसमें आग वगैरह भी लगा देते हैं ताकि ये जलकर राख बन जाए। तो कभी कभी क्या होता है, यही जो है अनकंट्रोल्ड हो जाता है और पूरे जंगल में आग लग जाती है। तो ये चर्चा में सिमलीपाल बाघ अभयारण्य इसलिए रहा क्योंकि यहाँ के जंगलों में भी आग लग गई थी इस अभयारण्य में। देखिए जो आपका सिमलीपाल बाघ अभयारण्य है ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है और इसका जो नाम है सिमलीपाल, ये सीमूल वृक्ष यानी कि रेशम के पेड़ पर रखा गया है। और इस अभयारण्य में मतलब ये जो आपका अभयारण्य है ये कुल 5,569 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और देखिए इस रिजर्व को भारत सरकार के द्वारा जून 1994 में एक बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। और ये रिजर्व जो है ये आर्किड की 94 प्रजातियों और पौधों की लगभग 3,000 प्रजातियों का घर है। तो ये डिटेल्स है सिमलीपाल बाघ अभयारण्य के बारे में, इसको याद रखिएगा। और ये चर्चा में क्यों था, यहाँ पे आग लग गई थी। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि वर्ष 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया, बताइए। और बिहारी पुरस्कार के बारे में जितनी भी मैंने डिटेल्स बताई थी कि ये किस लेखक को दिया था, किस भाषा के लेखक को दिया था, ये सारी जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं पता तो आप कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया, बताइए। और तीसरा कि दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य किस देश में बनाया जाएगा, बताइए। चौथा कि चीन ने पिछले वर्ष के अनुसार अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, बताइए। और पांचवा कि ईपीएफओ ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत तक बनाए रखने का फैसला किया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन अपडेट पूछे गए थे उनके सही उत्तर क्या क्या है। देखिए जो पहला प्रश्न था ये था कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर कौन सा शहर है, तो देखिए शहर आपका बेंगलुरु था। यानी कि बेंगलुरु आपका जो है भारत का रहने के लिए सबसे बेस्ट शहर है। और दूसरा प्रश्न था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मिलेट का यानी कि मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, तो देखिए ये वर्ष आपका है 2023। और तीसरा था कि किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म का गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया, तो देखिए इस फिल्म का नाम मिनारी है। और चौथा था कि 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस फिल्म को बेस्ट पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है, तो देखिए इस पिक्चर का नाम है नोमैड लैंड, ठीक है। और पांचवा था कि हाल ही में किस व्यक्ति को श्रीलंका क्रिकेट के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, तो इनका नाम है टॉम मूडी। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो ही समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।